नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन इस तरीके से करते हैं कि 5 टॉपिक तो उसमें प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का शामिल करते ही हैं, उसको प्रश्नों के माध्यम से करते हैं ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि उस टॉपिक पर यदि प्रश्न यूपीएससी के द्वारा बनाया जाता है तो किस स्वरूप में आएगा। और इससे क्या होता है ना कि याद करने में भी आसानी होता है, आपके मस्तिष्क में ये रहेगा। आज लेक्चर नंबर 7 तक हम ये पहुंच चुके हैं। मैं फिर से आपको ये बता दूं कि यह हम तब तक करने वाले हैं ये प्रोग्राम जब तक यूपीएससी का आपका प्रारंभिक परीक्षा हो नहीं जाता है, जो कि आप में से बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर इसको प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। प्रत्येक दिन कंटिन्यू रहेगा, आप एकदम ध्यान से रखिए। जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोग बता भी रहे थे कि बीपीएससी का जो मैंने लेक्चर आपको लिया था तो मैंने बताया था कि सभी प्रश्न आएंगे। बीपीएससी में 30 प्रश्न करंट अफेयर से आता है और 30 प्रश्न बिहार स्पेशल से आता है। 2 अलग अलग प्रोग्राम मैंने संस्कृति पीसीएस पे आपको उस चैनल पे पढ़ाया था, यानी कि 60 क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ाया था। मैं नहीं, आप ही लोग कहते हैं, ढेर सारे बच्चे मुझसे कहे कि सर 60 के 60 प्रश्न आ गया था बीपीएससी में। 150 में 60 के 60 प्रश्न जो है जितना मैं पढ़ाया उससे आया। देखिए, यूपीएससी में ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा कि जो भी पढ़ाया जाए वो आ जाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जितना हम एक साल के करंट अफेयर्स का चूंकि करेंगे अगले 5 महीना तक, तो मैं मान के चलता हूं कि 900 टॉपिक के आसपास मैं आपको करा दूंगा। और एक प्रश्न प्रत्येक दिन पीवाईक्यू का दिया करता हूं, प्रीवियस ईयर का, जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते हैं। बहुत अच्छा जवाब आप में से ज्यादातर लोग 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा और लोग कोशिश कीजिए, जुड़िए, अपने दोस्तों तक लेक्चर को शेयर कीजिए और जुड़ते हैं, इस लेक्चर को और अच्छा बनाते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि 60% तक करंट अफेयर्स या उससे अधिक जो है आपको मेरे इस लेक्चर से मिल जाएगा प्रीलिम्स के दिन में। इतना आप भरोसा रख करके चलिए, ठीक है। चलिए अब पहले टॉपिक पर चले। पहला टॉपिक क्या है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है? देखिए, हम लोग के पढ़ने का जो तरीका होता है ना, उसमें हम लोग ये नहीं शामिल करते हैं कि सिर्फ प्रश्न का समाधान ढूंढना है, बल्कि उस प्रश्न से इर्द गिर्द यूपीएससी क्या पूछ सकती है सब कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको 5 स्टार लगा दीजिए, है ना। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ के लेकर के, देखिए पीडीएफ में कई बार क्या होता है कि आप उसको मोबाइल में रखते हैं, वो वही रह जाता है। इससे बेहतर है कि A4 साइज का पेज लेकर के बैठिए या नोट्स बनाइए और प्रत्येक दिन 5 टॉपिक में पढ़ाता हूँ, उसको नोट्स में लिखते चलिए। बहुत सारे टॉपिक में अलग से बताता हूँ जो पीडीएफ में होगा भी नहीं, तो लेकर के कोई फायदा है नहीं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, यूपीएससी के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी चीज तो मैं बता ही देता हूं। देखिए, यहां पूछा गया है 2 राज्यों के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना के विषय में आप समझते हैं ना, यानी कि 2 या 2 से अधिक नदियों को जोड़ना, लिंक कर देना, ताकि एक का पानी वहां से स्थानांतरित करके दूसरे नदी में पहुंचा देना। इससे होता क्या है कि एक जगह पर बाढ़ की समस्या से निजात पाया जा सकता है और दूसरे जगह सूखे की परेशानी से निपटा जा सकता है, ठीक है। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी इस परियोजना को काफी सराहा था। वो काफी इस बात को बल देते थे कि भारत में तमाम नदियों को जहां भी संभावना हो जोड़ा जाना चाहिए। तो इन नदी जोड़ो परियोजना को लेकर के बातें किया गया और केन बेतवा बहुत चर्चित है, इसको समझिए। देखिए, अब इस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं इस परियोजना के विषय में। देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ना, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, एक योजना बनाया गया था, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना। इस योजना के तहत ये कौन सी है? ये पहली परियोजना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसमें 3 स्टेक होल्डर हैं, पहला समझ लीजिए। इसमें मैंने कहा 3, तो 3 इसके भाग होंगे। एक जो भाग होगा वह केंद्र की सरकार, ठीक है, तो पहला इसको नोट कर लीजिए, केंद्र। और दूसरा जो है वह यूपी और तीसरा जो है एमपी, ये राज्य सरकार, ठीक है। तो ये 3 जो है, इस 3 के द्वारा मिलकर के इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत है क्या कि केन नदी से पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि केन से पानी बेतवा की तरफ। ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें जो है यही प्रश्न बनता है, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। केन नदी से पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। और एक चीज आपसे और मित्रों पूछ सकता है इन 2 नदियों के विषय में कि भैया ये बता दो कि ये नदियां जो है ना, ये किस नदी की सहायक नदी है। ये लगातार यूपीएससी के अगर पीवाईक्यू में आप जाएंगे, इस तरह के प्रश्न ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा नदियों से। तो यह जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ये दोनों की दोनों यमुना नदी की सहायक है,
ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको पता हो जाए, इससे बाहर इस टॉपिक पर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या कहा था कि इसमें आपसे पूछा गया है दो राज्य को लेकर के प्रश्न है। देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों ही नहीं है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों है, विकल्प डी के साथ हम जाएंगे। इतने मामला समझ में आ गया। इस तरह से इसको समाधान करना है। अब चलिए दूसरा टॉपिक जो है 4 स्टार सीधे लगा दीजिए और मान के चलिए प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना रख करके चलिए। दोनों, पिछला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, ये भी। अब यहां पर आप देखिए क्या कहा गया है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर यहां देखना है कि कौन सा कथन सही है, प्रश्न को कैसे हैंडल करते हैं यह भी सीखते चलिए। सिर्फ टॉपिक समझना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो पहले ये चीजें, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। समझ में आया? अब यहां क्या कहा गया, इस वर्ष इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया। जो प्रश्न का कीवर्ड है ना, उसको अंडरलाइन किया कीजिए। वहां पर भी पेन में आप जो है प्रश्न पत्र जब मिलेगा यूपीएससी के भवन में, आप वहां भी कर सकते हैं, ये छूट रहेगा आपको। बस एडमिट कार्ड वगैरह पर कुछ नहीं लिखना होता है। तो पहला है कि क्या इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया। देखिए, इसका आयोजन जो है ओडिशा में होना है हुआ। ठीक है, कहां पर? ओडिशा। तो एक स्टेटमेंट तो भैया ऐसे ही गलत हो गया, तो इस वजह से, इस फैक्ट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत। अब यहां कहा गया इसका मुख्य विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसको लेकर के लगातार चर्चा किया गया और कहा गया कि वर्ष 2047 में भारत अपनी आज़ादी का जब शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, अभी विकासशील है। और उस विकसित देश में जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है, प्रवासी भारतीय हैं, एनआरआई हैं, उनका क्या योगदान होने वाला है, इसको थीम रखा जाए, इसको इसका विषय रखा जाए। चूंकि विषय वगैरह से पूछा जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर तारीख पूछ ले, चूंकि कई बार होता है कि तारीख पूछ लिया जाता है, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, और ये 8 से 10 जनवरी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चूंकि 8 से 10 इसका जो है उत्सव रहा, और 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अगर देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस ध्यान रखना है मित्रों, ये प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे यहीं रुक करके पूछ लूं कि 9 जनवरी को ही क्यों, क्या ऐसा हुआ था? तो हमको चलना पड़ेगा, ये 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था। 1915 में ये हुआ था, हमारे देश के राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं महात्मा गांधी। आप जानते हैं महात्मा गांधी की प्रयोगशाला कहाँ रहा? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में यही जो उन्होंने स्वशासन की बात किया, उन्होंने अहिंसा की बात की, स्वराज की बात किया, तो जो चीज़ वो प्रैक्टिस करके आए थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, वही सब काम करते हुए नजर आए। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, और उनके वापस लौटने को ही याद के रूप में प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये मामला समझ में आ गया? तो अब मुझे बताइए, यह तो तमिलनाडु के वजह से, फैक्ट के वजह से गलत हो गया, और ये सही है इसका थीम। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही है, पहला गलत, दूसरा सही, तो कुल मिलाकर के बी विकल्प जो है केवल 2 यही सही होगा। इतनी बातें नोट कर लिया ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाए तीसरे प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की भी मैं बात करूंगा, तो इसको आप 4 स्टार दे दीजिए, है ना। साइंस टेक का इशूज है तो दीजिए इसको 4 स्टार। देखिए, पढ़ाने को मैं हल्का हल्का टॉपिक ला करके आपको पढ़ा दूं, उससे बहुत आपका भी फायदा नहीं होगा। तो इसमें आप देखेंगे मैं वो सारे टॉपिक ला रहा हूं जिससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। लोग करंट अफेयर्स में कई बार छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन वही चीजें पढ़ना है, चाहे वो साइंस टेक का हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, है ना, चाहे वो इकोनॉमी का टॉपिक हो, उसको पढ़िए करंट अफेयर्स में, वहां से प्रश्न बनता है। ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चलिए यहां पर देखते हैं जरा, औषधि विकास में ध्यान दीजिए, क्या मतलब हो गया? शब्दों को तोड़िए, पूछिए शब्दों से क्या कहना चाह रहा है। मेडिसिन जो बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके जो केमिकल्स कंपाउंड्स वगैरह होंगे, उसमें कहा जा रहा है कि भैया एआई क्या मदद करेगा। एआई समझ रहे हैं ना,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो बहुत चर्चा में है, तो कहा जा रहा है कि औषधि विकास में ये एआई प्रक्रिया के अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें सीधे तौर पर समझिए कि औषधि विकास में एआई का क्या क्या काम हो सकता है, एआई का क्या प्रयोग किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर 6 चीजें दिया गया है आपको, और फिर कहा गया है उपरोक्त में से औषधि विकास में एआई प्रक्रिया के कितने अनुप्रयोग हो सकते हैं। यानी कि ये 6 चीज जो दिया गया है, किस किस में एआई यूजफुल होगा, इतनी सी बात है। प्रश्नों की भाषा थोड़ी कठिन यूपीएससी में रहता है, उसको डिकोड कर लिया कीजिए, काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया, आप भी सोचेंगे ना कि ये चर्चा में क्यों आया था एआई को लेकर के। अच्छा, एआई को लेकर के बातें है कि चैट जीपीटी की बात किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया गया, डीप फेक भी इस समय देखेंगे पिछले वर्ष लगातार चर्चा में रहा, तो समझ में आता है एआई। लेकिन फिर औषधि निर्माण में क्यों? देखिए इसके पीछे मैंने एक शब्द कहा था आपको, नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2024 का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो अल्फा फोल्ड जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्लेटफॉर्म को ही। ये अल्फा फोल्ड जो है एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है ना, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या करता है, तो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने और नई प्रोटीन डिजाइन करने की क्षमता बताने के लिए किया गया। यह सम्मान जो है औषधि विकास में तेजी लाने के लिए एआई किस तरह से अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है, इसके लिए अल्फा फोल्ड को दिया गया। मामला समझ में आ गया, इसलिए ये चर्चा में आ गया और फिर ये प्रश्न यहां से बना है। तो ये भी ध्यान रखना है 2024 का जो मैंने आपसे क्या कहा कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार अल्फा फोल्ड जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्लेटफॉर्म को, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर समझिए ये 6 चीजें दिया गया, आपसे कहा गया कि मेडिसिन को लेकर के बातें करते हैं कि कहाँ कहाँ उपयोग है। देखिए नई दवाओं के जो अनुसंधान होता है यानी कि रिसर्च होता है ना, फिर विकास की बात करते हैं यानी कि डेवलपमेंट, उसकी बात की गई। इसको अगर विज्ञान की भाषा में कहा जाए, रिसर्च की भाषा में, तो इसको बोलते हैं हम लोग R&D है ना। आप कंपनी सब में सुनते होंगे इस टर्म को, या जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते होंगे, साइंटिफिक जो टर्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है तो सीधे बोल देते हैं R&D, है ना। R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो नई दवाई भी होगा तो उसको भी R&D से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो उसमें मानवीय प्रयोग तो होंगे ही, मानव का इस्तेमाल तो होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे स्वचालित तकनीक हो जाए, जैसे एआई को लेकर के बात किया गया, जिसके पास आर्टिफिशियल जो है वो समझ है, अगर उसका प्रयोग होता है तो मनुष्यों को ये काम करने में आसानी होगा। नई दवाओं की कार्यप्रणाली हो जाए, या मानव शरीर में ये दवा, अगर मेडिसिन मान लीजिए मेरे आपके बॉडी में जाता है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा हमारे बॉडी पर, इसके व्यवहार कैसा होगा, है ना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति पर प्रयोग किया गया और वो रिएक्ट कर गया, है ना, उसके साइड इफेक्ट हुए तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। तो ऐसा पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम लोग जान जाए कि उसके शरीर में मान लीजिए इंजेक्शन से हम कोई केमिकल्स डालें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पहले ही बता दे कि भाई इसके बॉडी में जाएगा तो इस तरह की समस्या हो सकता है, यानी कि भविष्यवाणी कर दे। एआई टूल्स के जरिए ऐसा हो सकता है। तो इन सब वजहों से क्या है कि एआई चर्चा में रहेगा और ये काम करता है। अब यहाँ 6 जो कहा गया है, जिसमें कहा गया कि क्या औषधि विकास में एआई की जो टूल्स है वो रोग लक्ष्य पहचान कर सकता है, तो निश्चित तौर पर इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद क्या औषधि डिजाइन किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर यह भी काम में आ सकता है, यह भी कहा गया है। और प्री क्लिनिकल एवं क्लिनिकल ट्रायल के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल अभी मैंने आपको समझाया। और दवाओं का पुनः उपयोग, बिल्कुल यह भी एक काम कहा जाता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो है मेडिसिन की जो प्राइस है वह कम हो जाएगा। हॉस्पिटल का बिल कितना आता है, लेकिन समय के साथ यदि एआई का प्रयोग किया जाए तो उस बिल में कमी आ सकता है। तो यही बातें हैं, उसमें दवाओं का पुनः प्रयोग भी आएगा, रिसाइकिल, रीयूज, ये सब जो चीजें हैं यह भी इस्तेमाल में आएगा। संयोजक चिकित्सा को लेकर के बातें की जा रही है, इसमें भी एआई बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। और पूर्वानुमानित मॉडलिंग एवं सिमुलेशन, क्या इसके लिए एआई यूजफुल होगा, बिल्कुल इसके लिए भी एआई प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस 6 के 6 काम में एआई टूल्स प्रयोग में आ रहा है। और यही आपसे पूछा गया है कि एआई प्रक्रिया कितने अनुप्रयोग के लिए, 6 हैं, तो सभी 6 हम लोगों ने पहले ही देख लिया, डी के साथ आपको जाना है। तो जितनी बातें मैंने आपको अलग से भी बताया ना, वो सब नोट करते चलिएगा उस पेज पे, ताकि वही आखिरी दिन में रिवीजन के लिए आपके पास बचेगा। मियावाकी पद्धति का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, 5 स्टार डाल लीजिए इसको। आज के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मियावाकी पद्धति,
अब ये क्या है, सबसे पहले इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, पहले मेरे साथ चलिए, कुछ समझा देता हूँ, आंसर आप लोग निकाल लेंगे, इतने स्मार्ट हैं। देखिए है क्या ये मियावाकी पद्धति, देखिए वन रोपण करना है, समझिए इस चीज़ को। आजकल दुनिया जो हो रहा है ना मित्रों, वो कंक्रीट जंगल हो रहा है। समझना है तो बगल में ग्रेटर नोएडा चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, पूरी तरह से आपको लेकर कंक्रीट हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि मानव जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है ना, और बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो ये सारी समस्याएं हो रही है। उससे निजात पाने के लिए कुछ हद तक मियावाकी मेथड की चर्चा की जाती है। अब ये कहाँ से मेथड आया, ये नाम कहाँ से आया? दरअसल कुछ नहीं, जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है मियावाकी। वनस्पति शास्त्री रहे, पेड़ पौधों को समझने का बहुत इनको शौक रहा है, काम करते हैं। तो इसकी खोज जो है अकीरा मियावाकी, इनका पूरा नाम है, जापान के साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा किया गया, तो इनके नाम पे ही इस पूरे मेथड का नाम डाल दिया गया। अब इन्होंने, वैज्ञानिक महोदय ने इसमें क्या किया, देखिए इसमें इन्होंने छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे पौधे लगाए, जो साधारण पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ता है। समझिए, ये 10x इसका रहेगा, 10 गुना तेजी से बढ़ेगा। पौधे का साइज भी छोटा होगा, एरिया भी कम लेगा, लेकिन बढ़ेगा तेजी से 10 गुना। तो बताइए ज्यादा फायदेमंद हुआ ना एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका प्रयोग इसमें इन्होंने क्या किया कि देसी प्रजाति का उपयोग किया, है ना, जो पौधे की देसी प्रजाति है उसका उपयोग करके, और शहरी क्षेत्रों में, समस्या कहाँ है, शहरी क्षेत्रों में वनों की कटाई हो रही है, तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का निर्माण कर दिया। भाई आप जिस घर में रहते हैं 25वें मंजिल पे रहते हैं, अब 25वें मंजिल पे कहाँ लगाएंगे पौधा? आप कहेंगे हमारे पास मिट्टी नहीं जनाब, रहने के लिए तो जगह नहीं। आप कह रहे हैं पौधा लगाओ, कैसे होगा? तो छोटा पौधा है, बेडरूम में रहते हैं, कोने में लगवा दीजिए, बेचारा रहेगा। मैंने क्या कहा, छोटे छोटे स्थानों पर, एरिया कम लेगा, छोटा छोटा पौधा है और तेजी से बढ़ेगा भी, बालकनी में लगा दीजिए, तो इस तरह के सोसाइटी में कहीं लगा रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वह मियावाकी साहब ने, जो अकीरा मियावाकी हैं, उन्होंने करके दिखाया। जापान के साइंटिस्ट हैं, इसीलिए इसका नाम मियावाकी मेथड रखा गया, हिंदी में मियावाकी पद्धति, इतना याद रहेगा। यही सारी चीजें इसमें है। अब देखिए, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ा देना, बेवजह की बात है, हमें जानना नहीं है सब चीजें। आनुवांशिक यहीं से निकल जाना है, करता ही नहीं है जेनेटिक बातें। तटीय क्षेत्रों, समुद्री सतहों जाना ही नहीं है। क्या कह रहा है, देशी प्रजातियों का उपयोग करके शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का निर्माण, देशी प्रजाति, हमें सी विकल्प के साथ जाना है। मामला समझ में आ गया? ऐसे अगर आप पढ़ेंगे, इस तरह से चीजों को लेके चलेंगे, आप देखेंगे जो प्रीलिम्स का वो डी डे होगा, कयामत का दिन, उस दिन आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, 5वें टॉपिक पर चलते हैं। ध्यान देना है, नवजेत सिंह जौहर बनाम भारत संघ, नोट कर लीजिए एक पेज पे, आने की पूरी संभावना रहेगा। 5 स्टार डालिए इसको भी। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है समलैंगिकता से है, होमोसेक्सुअलिटी से है, और लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा है। होमोसेक्सुअल लोगों के विवाह, उनके अधिकार, इन सब को लेकर के पीआई लगातार सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहस होता रहा है। तो जरा इस केस को स्टडी कर लेते हैं, बहुत चर्चा में हाल ही में रहा। दरअसल ये केस जो है 2018 का है, लेकिन इसको देखते हैं। जवाब तो यह देख लीजिए, निजता के अधिकार जो आर्टिकल 21, देखिए आर्टिकल 21 से, हालांकि जब ये कोर्ट में डिस्कशन हुआ था तो यहाँ पर निजता के अधिकार आर्टिकल 21 की चर्चा की गई थी, लेकिन चूंकि समलैंगिकता है तो सीधे तौर पर हमें इसके साथ यहाँ पर जाना पड़ेगा। और इसमें भी अगर देखेंगे तो सेक्शन 377, अभी मैं चर्चा करूंगा 377 पे, मुस्लिम विवाह अधिकार को लेकर के नहीं है, महिला आरक्षण को लेकर के नहीं है, ये समलैंगिकता, होमोसेक्सुअल को लेकर के। अब जरा समझ लेते हैं चीज को, जवाब तो आपको मिल गया। नवजेत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 वाद जो है समलैंगिकता से संबंधित है। तो पहली चीज तो आप यहां पर ये देख लिए। अब जरा चीजों को समझते हैं। इंडियन पीनल कोड की बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता। 2018 में भारतीय दंड संहिता था, अब तो बदल गया ना, तो उस वक्त आईपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आईपीसी का सेक्शन 377, यस, इसकी संवैधानिक वैधता जो है, इसके संदर्भ में यह बात होना था। और यह धारा जो है समलैंगिक यौन संबंधों सहित किसी भी अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध मानती थी पहले। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठी इस पर विचार करने के लिए। और उस समय जो सीजीआई हुआ करते थे, दीपक मिश्रा हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। तो दीपक मिश्रा साहब जो मुख्य न्यायाधीश थे, वही अध्यक्षता इसकी कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब इस केस पर विचार चला, तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, 5 न्यायाधीश इस पर बैठे, ठीक है।
पांचों के पांचों न्यायाधीश इस बात से एग्री कर गए, यानी कि सर्वसम्मति से हो गया कि धारा 377 जो है, धारा 377 के कुछ हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। समझिए इस बात को, कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। किस बात को? तो जो सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। ध्यान दीजिए, पहले क्या था कि 377 के अकॉर्डिंग जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको अपराध माना जाता था। अगर सहमति से भी हो, दो वयस्क व्यक्ति हो, सेम सेक्स के हो, सहमत हो, तो भी अपराध होगा। तो इस चीज को 2018 से इसी केस में खत्म कर दिया गया और इसकी वैलिडिटी पर बात की गई। मामला समझ में आ गया। फिर कोर्ट ने कुछ बातें कही, यह भी जानना दिलचस्प है क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो सेक्शन 377 है इसके अंतर्गत कुछ चीजें बातें की गई। आप लोग मित्र ये पढ़ते होंगे ना लगातार, LGBTQ+ ये ग्रुप, ये पढ़ते हैं, जानते हैं ना इसके विषय में, यहां से प्रश्न वगैरह बन सकता है। तो कहा कि कोर्ट ने माना कि 377 के अंतर्गत जो LGBTQ समुदाय है इसके खिलाफ जो उनके जीवन है, स्वतंत्रता है, गरिमा है, इसके मौलिक अधिकारों का यह उल्लंघन करता है। फंडामेंटल राइट पर चर्चा किया गया जो हमारे संविधान के भाग 3 में है। आप सब ये सब जानते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है ना जो, और ये क्या कहता है? भाग 3 फंडामेंटल राइट की चर्चा करता है। ठीक से समझिए इस चीज को, यहां से प्रश्न आएगा इसलिए थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। अच्छा, फंडामेंटल राइट में भी देखेंगे ना तो एक गोल्डन ट्रायंगल की बात करता है। जब ये चर्चा किया गया इसमें 377 में, तो मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स की बात की गई तो इसमें कुछ अनुच्छेद लाए गए, अनुच्छेद 14, 15, 19 और क्या 21 है ना। इसी 21 के तहत मैंने ये कहा था कि निजता का अधिकार, जो कि राइट टू लाइफ का बात किया गया, तो राइट टू लाइफ को एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट ने किया। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की और अधिक व्याख्या किया और कहा कि देखिए, ये जो राइट टू लाइफ है ना, जीवन का अधिकार है ना, इसी जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। यूपीएससी इस पर 2 बार प्रश्न पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, जाके पीवाईक्यू में देखिए, 2 बार डिट्टो, एक बार 2019 में और 19 को छोड़ के 1 साल के बाद 1 साल फिर ये पूछा गया था, दोनों ही बार। इसलिए मैं कह रहा हूं लगातार कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सीधे पूछ दिया था कि आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, तो ध्यान रखना है। तो कहा गया कि यहां पर जो है, जो राइट टू लाइफ है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके इसका विस्तार किया और कहा कि इसके अंतर्गत निजता का भी अधिकार आता है। समझिए, और निजता का अधिकार 377 के अंतर्गत चला जाएगा वो मामला कि 2 व्यक्ति, 2 वयस्क हैं, सहमति से वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी निजता है ये। अब मामला समझ में आ गया। उनके जीवन की गरिमा है ये, मामला समझ में आया। स्वतंत्रता है ये, मामला समझ में आ गया। तो कानून के समक्ष उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत कहा गया। हालांकि इसका अभी और व्याख्या किया गया है पिछले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और पर्यावरण के इशू को इसमें ऐड कर दिया गया है। ये नया है आर्टिकल 21, इस बार पढ़ के जाइएगा। ये जो इर्द गिर्द की चीजें और बता दिया करता हूं ना, ये ध्यान रखिए, यहां से प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिए कहीं, आर्टिकल 21 सर्च करना है। और इससे इन्वायरमेंट के इशूज का जो विस्तार किया गया, वैसे मैं कभी इस पर प्रश्न बनाऊंगा जब इस टॉपिक पर हम आएंगे तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग एक लाइन में नोट करके रख लीजिए, है ना, तो वह आपके लिए काम आएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको ये चीजें। तो यहां पर क्या कहा गया कि 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन ये करता है। ठीक है, व्यक्ति को गरिमामयी जीवन ये नहीं देता है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है, तो जीवन का जो अधिकार है उसका भी उल्लंघन करता है। इसीलिए इस आधार पर इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। गोल्डन ट्रायंगल फंडामेंटल राइट्स में जो चर्चा किया गया है, आर्टिकल 14, 19 और 21, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, चूंकि ये आर्टिकल चर्चा में रहा है। इतनी बातें आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है, इससे बाहर ये प्रश्न नहीं जाएगा। जवाब मैंने पहले ही समलैंगिकता बता दिया था। आगे बढ़ जाए। ये प्रश्न जो है पीवाईक्यू से लिया गया है, यानी कि यूपीएससी इस पर प्रश्न, ये प्रश्न पहले ही पूछ चुकी है। ठीक है, ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है कभी ना कभी, किस ईयर में, ये आप चाहें तो ढूंढ के निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के देना है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकेशन आपसे पूछा गया है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके विषय में कुछ और जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि इस पूरे प्रोग्राम के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं वह भी लिखिएगा। आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगता है, इसमें और क्या हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके पठन पाठन
पठन में इसका सहयोगी ये बन सके, है ना। जब आप प्रीलिम्स देने जाएं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर बीपीएससी में जो आपने पढ़ाया, तो बीपीएससी करंट और बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन आ गए, तो 60 क्वेश्चन 150 में आपके पास मिल गया, तो अब और क्या चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि यह भी वही उम्मीद के साथ मैं आपके साथ आया हूं। तो इसको जुड़िए हमारे साथ, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि भैया एक दिन का भी गैप नहीं हो रहा है, प्रत्येक दिन 15-20 मिनट समय दो, 5 टॉपिक करंट अफेयर्स का पढ़ लोगे। और कई आप में से कई छात्र जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर द हिंदू हम नहीं पढ़ पाए पूरे साल, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाए, क्या करना है? यही तो करना है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हम आपके लिए पढ़ करके क्वेश्चन के रूप में लेके आ जाते हैं, चीजें आपको समझा देते हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां से लाभ मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए। पीडीएफ को लेकर के मैंने फिर से कहा कि इसको नोट कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें ताकि आपके पास आपका अपना नोट हो। पीडीएफ में क्वेश्चन दे भी दिया जाएगा तो आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, वो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर के लैपटॉप में रखा रह जाएगा, ठीक है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपके लिए ये लाभदायक हो, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगा, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।